अगला होगा क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में आपसे पूछा जा रहा है समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विवेचक है। विवेचक मतलब आपसे डी पूछा जा रहा है। समीकरण क्या आपको दिया गया 69 में दिया गया है ax स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी, और ये इक्वल्स टू किसके, 0 के है। यहां पे देखो a जो है वो a के इक्वल है, b के इक्वल है और c के इक्वल है। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, d का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। किस ऑप्शन में है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑप्शन नंबर सी में है। इसका मतलब 69 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। क्वेश्चन नंबर 70 में आपसे पूछा जा रहा है कि एपी, यहां पे क्या पूछा जा रहा है कि एपी का सामान्य पद 3x प्लस 7 है, तो इसका सर्वांतर होगा। इसका सर्वांतर कितना हो जाएगा, इसका सर्वांतर जो है ये हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 70 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। क्वेश्चन नंबर 71 में आपसे पूछा जा रहा है यदि एपी का पीवा पद क्यू है तथा क्यूवा पद पी है तो इसका आरवा पद क्या होगा। तो आरवा पद क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू माइनस आर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, ये आपको दिया गया ऑप्शन नंबर सी में। इसका मतलब 71 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में। क्वेश्चन नंबर 72 में आपसे पूछा जा रहा है अनुक्रम, क्या दिया गया है कि अनुक्रम 5, 7, 9, 11 का कौन पद 33वां है। मतलब आपको 5, ये क्वेश्चन नंबर है 72, 5, 7, 9, 11 आगे ऐसे डॉट 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 कार्य की कौन सा पद 33वां है। आपको नहीं पता कौन सा पद 33वां है, टी एन बराबर फॉर्मूला पता है, क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, आपको पता है। और आपसे कितना पूछा जा रहा है, ये टी एन ये कितना है, 33वां है, 33 है। आपसे ए, ये फर्स्ट वाले को हम क्या कहते हैं, ए है, ए आपको 5 दिया गया। एन नहीं पता है कि कितना है, तो इसको एन को एन ही रहने दो। -1 और डी सर्वांतर हम लोग क्या करते हैं, इसमें से इसको अगर माइनस करेंगे सर्वांतर आ जाएगा, या इसमें से इसको माइनस करो तो सर्वांतर आ जाएगा। 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो 33 बराबर क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 2 को n से गुना करेंगे 2n और माइनस का 2। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 33 इक्वल्स टू 5 में से 2 माइनस होगा तो 3 आ जाएगा, अब प्लस का 2n। इसका मतलब इसको अगर हम लोग माइनस करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 33 माइनस का 3, और ये इधर किसके इक्वल हो जाएगा, ये 2n के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब 30 जो होगा वो इक्वल होगा 2n के, और जब आपको n का वैल्यू फाइंड करना हो तो n इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, 30/2। 30/2 का मतलब कितना आ गया, 15 आ गया। इसका मतलब कैवा पद होगा, 15वां पद होगा। तो 15वां किस ऑप्शन में है, तो 15वां जो है वो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। इसका मतलब 72 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। क्वेश्चन नंबर 73 में आपसे पूछा जा रहा है कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं का अनुपात 4:9 है, तब उसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या हुआ। अगर आपको संगत भुजा का अनुपात दे दिया गया तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात कैसे निकालते हैं, स्क्वायर करते हैं, मतलब वर्ग कर देते हैं। यहां पे अगर वर्ग करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 16, और अगर 9 का स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा 81। अब 16/81 किस ऑप्शन में है, किसी ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में आपको 16/27 है, दूसरे में 16/8 है, तीसरे में 9/25 है, और चौथे में 4/9 है। इसका मतलब इसका सही उत्तर किसी में नहीं है। फिर भी इसके ऑप्शन को अगर सही करेंगे, ये 16/81 कर दो, इसका सही उत्तर हो जाएगा 73 का ऑप्शन नंबर बी। 73 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। क्वेश्चन नंबर 74 में आपसे पूछा जा रहा है कि त्रिभुज एबीसी में ए दिया गया 30 सेंटीमीटर, बी दिया गया 40 सेंटीमीटर और सी दिया गया 50 सेंटीमीटर। तो कह रहे कि एंगल सी का मान, एंगल सी निम्नलिखित में से कौन सा होगा। अब आप जरा सा ये सोचो कि ए आपको कितना दिया, ए आपको दे दिया गया है 30 सेंटीमीटर का, बी कितना है, बी आपको दिया गया 40 सेंटीमीटर का, सी कितना दिया गया, सी आपको दिया गया 50 सेंटीमीटर का, सी दिया गया कितना का, 50 सेंटीमीटर का। अब आप जरा सा सोचो कि एक साइड का स्क्वायर अगर दो साइड के स्क्वायर का सम हो जाए तो पता कर सकते हैं कि वो कौन सा त्रिभुज है, वो हम लोग कह सकते हैं समकोण त्रिभुज है। तो यहां पे देखो कि अगर हम 50 का स्क्वायर करते हैं और ये इक्वल कर देते हैं किसके, तो 30 के स्क्वायर के अब प्लस 40 के स्क्वायर के,
30 के स्क्वायर अब प्लस 40 के स्क्वायर के। ये कौन सा फॉर्मूला है? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। अब देखो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 2500 और ये बराबर किसके आ जाएगा? 30 का स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा 900 और 40 का स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा 1600। अब 1600 और 900 ये क्या होगा? 2500 और 2500 किसके बराबर हो गया? 2500 के बराबर हो गया। अगर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड हो रहा है तो ये किस पे लागू होता है? ये समकोण त्रिभुज पे लागू होता है। इसका मतलब यहां जो आपसे पूछा जा रहा है एंगल, ये कितना का हो गया होगा? 90 डिग्री का, मतलब 90 डिग्री का। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 74 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। क्वेश्चन नंबर 75 में आपसे पूछा जा रहा है कि बिंदु, पहले क्वेश्चन नंबर 75 पे आ जाओ। पूछा यह जा रहा है आपसे कि बिंदु -3 और 6 किस चतुर्थांश में स्थित है। सबसे पहले आप चतुर्थांश को समझो। आपको पता है कि ये जो होता है इसको हम लोग y एक्सिस कहते हैं और ये जो होता है इसको हम लोग x एक्सिस कहते हैं। ये क्या होता है? ये x एक्सिस हो गया, ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है। और आपको पता है कि ये इसको हम लोग क्वाड्रेंट कहें या चतुर्थांश कहें। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है या चतुर्थांश कह सकते हो हिंदी में, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अगर हम साइन की बात करें तो इसमें x और y दोनों पॉजिटिव होता है। x और y दोनों क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसमें जो है वो x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव, इसमें x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। यहाँ पे प्लस का साइन दे दो। थर्ड वाले की बात करें तो इसमें x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। फोर्थ वाले में x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है किसके बारे में? तो -3 6। क्या पूछा जा रहा है? -3 और 6। -3 और 6 के बारे में देखो तो x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। x नेगेटिव और y पॉजिटिव किस में है? तो क्वाड्रेंट 2 में है। इसका मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा चतुर्थांश 2। चतुर्थांश 2 ऑप्शन नंबर बी में है। इसका मतलब 75 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। क्वेश्चन नंबर 76 में आपसे पूछा जा रहा है कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 5 6 के कोटि का मान होगा। क्या पूछा जा रहा है? 5 6 में कोटि का मान क्या होगा। आपको पता है कि पहले वाले को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग भुज कहते हैं और दूसरे वाले को क्या कहते हैं? इसको हम लोग कोटि कहते हैं। इसका मतलब यहां पे कोटि कितना आ गया? कोटि आपको 6 आ गया। 6 किस उत्तर में है? ये आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। इसका मतलब 76 का सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। 77 में आपसे पूछा जा रहा है कि साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री का मान होगा। क्वेश्चन नंबर 77 में ये है, क्वेश्चन नंबर 77 साइन 18 डिग्री, ये रहा आपका साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री। अब इसको क्या लिख सकते हो? अब एक बात बताओ, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 - 72। अगर आप 90 - 72 करते हो तो ये क्या होगा? 18 हो जाएगा। नीचे कितना दिया गया? कॉस 72 दिया गया। अब एक बात बताओ हमको कि साइन 90 - थीटा, आपको याद होगा फॉर्मूला, ये कॉस थीटा होता है। इसका मतलब यहां पे आ गया कॉस 72 डिग्री। नीचे में क्या है? डिनोमिनेटर में ये है कॉस 72 डिग्री। कॉस 72 डिग्री से कॉस 72 डिग्री कैंसिल हो गया। इसका मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा 1। 1 किस ऑप्शन में है? 1 आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 1। इसका मतलब 77 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में आपसे पूछा जा रहा है कि 10 π/2 का मान क्या होगा। क्या पूछा जा रहा है? 10 π/2 का मान क्या होगा। 10 π/2 का मतलब कितना हो गया कि 10, अब बताओ पाई का मतलब 180 होता है, 180/2 का मतलब 90 होता है, 10 90 हो गया। तो 10 90 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? वो इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। इसका मतलब 78 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इसका सही उत्तर अब 78 का ऑप्शन नंबर डी लिख लो। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। क्वेश्चन नंबर 79 में आपसे पूछा जा रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा -1। क्या पूछा जा रहा है? सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके इक्वल होता है? 10 स्क्वायर थीटा के, 10 स्क्वायर थीटा के। क्योंकि आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद होगा, यहां हम लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा
माइनस टेन स्क्वायर थीटा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये इक्वल किसके होता है, 1 के इक्वल होता है। पूछा क्या गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 करेंगे ये इक्वल किसके हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा के। इसका मतलब इसका सही उत्तर टेन स्क्वायर थीटा आ गया। किस ऑप्शन में है, ये आपको ऑप्शन नंबर सी में है। इसका मतलब 79 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। क्वेश्चन नंबर 80 में आपसे पूछा जा रहा है, यदि थीटा बराबर 60 डिग्री हो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान होगा। क्या आपको दिया गया, थीटा बराबर कितना दे दिया गया, ये दिया गया 60 डिग्री के इक्वल। पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है साइन थीटा और साथ ही साथ कॉस थीटा दोनों का सम पूछा जा रहा है, मतलब दोनों का जोड़ पूछा जा रहा है। अब बताओ इसका मतलब क्या हो गया, ये आ गया साइन 60 डिग्री और ये कितना हो गया, ये आ गया कॉस 60 डिग्री। अब बताओ कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, आपको पता होगा कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। ओके, अब कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 2 इसका लघुत्तम आ जाएगा। इसका मतलब ये आ जाएगा √3 और ये आ जाएगा प्लस का 1/2। √3 प्लस 1/2 किस ऑप्शन में है, ये आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। इसका मतलब 80 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 81 पे। क्वेश्चन नंबर 81 में आपसे पूछा जा रहा है कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 18 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार की ऊंचाई है। यह हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। इससे पहले इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, इससे पहले हम लोग एक फिगर ड्रॉ कर लें। यह आ गया आपका फिगर। अगर हम लोग इसको यहां जरा सा इसको यहां से, हाँ, अब ये क्या हो गया, हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब कार्य कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 18 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री का है। इसका मतलब ये कितना दिया गया, 30 डिग्री का है। और ये डिस्टेंस कितना दिया गया, ये 18 मीटर का डिस्टेंस दिया गया है पाद से। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा, मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है। इसका मतलब टेन 30 डिग्री जो होगा, अगर आप टेन 30 डिग्री निकालोगे तो ये टेन 30 डिग्री, इसका फॉर्मूला क्या होता है, P/B होता है। P/B का मतलब हो गया h/18 और टेन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है ये 1/√3 होता है, ये 1/√3 होता है। और ये इक्वल किसके आ गया, ये इक्वल आ गया h/18 के। इसका मतलब अगर h निकालोगे ये क्या आ जाएगा, अगर हम लोग h गुने √3 करेंगे, यहाँ पे देखो कोना कोनी गुना करते हैं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। h गुने √3 जो है ये इक्वल किसके आ गया, 18 के आ गया। इसका मतलब अगर हम h फाइंड करेंगे तो h जो है ये आ जाएगा 18/√3। ये कितना आ गया, 18/√3। तो h इक्वल्स टू कितना आ गया आपको, 18/√3 आ गया। और 18/√3 क्या ऑप्शन में है, तो ये तो नहीं दिया गया है। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 से न्यूमरेटर को भी गुना कर दो और √3 से डिनोमिनेटर को भी। तो इसको लिख सकते हैं 18√3 अब बट्टा √3 को √3 से गुना करेंगे 3 आ जाएगा, 3 × 18, ये आ गया आपको 6√3। 6√3 किसी ऑप्शन में दिया गया है, ये दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। इसका मतलब 81 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 81 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। क्वेश्चन नंबर 82 में आपसे पूछा जा रहा है कि एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है। मतलब ये समझो कि 6 मीटर ऊंचा एक खंबा है, मान लेते हैं कि ये 6 मीटर का खंबा है। अब कह रहे हैं कि उसका छाया जो है पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है। अब ये कितना लंबी है, ये पृथ्वी पर इसको मान लेते हैं, मान लो 2√3 मीटर लंबी है। तो इस तरह का एंगल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब कह रहा है कि लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण है, इसका मतलब आपसे थीटा पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, थीटा पूछा जा रहा है। अब आपको पता है कि टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/B होता है। और P/B का मतलब हो गया 6/2√3। 6/2√3 का मतलब हो गया 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6, ये कितना आ गया, 3/√3 आ गया। इसको लिख सकते हैं हम लोग टेन थीटा जो होगा ये इक्वल किसके आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा 3/√3 के। ये आ गया 3/√3। इसको √3 से न्यूमरेटर को भी कर दो और √3 से डिनोमिनेटर को भी गुना कर दो। इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 3√3
अब बाय 3। यहां देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये कितना आ गया, √3 आ गया। अब जरा सा हमको यहां पे आ जाओ, अब बताओ tan कितना का वैल्यू जो होगा √3 के इक्वल होगा। तो आपको पता है कि tan यहां पे थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, tan √3 किसके इक्वल है, तो ये जो होता है वो tan 60 डिग्री के इक्वल √3 होता है। इसका मतलब √3 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। यहां देखो tan से tan आपका कैंसिल हो गया, इसका मतलब थीटा कितना आ गया, थीटा आ गया 60 डिग्री के इक्वल 60 डिग्री आ गया थीटा। 60 डिग्री किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। इसका मतलब 82 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 83 यहां पे आपसे पूछा जा रहा है किसी बाध्य बिंदु से पृथ्वी पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। यहां पे देखो मिसप्रिंट है, यहां पे बाय होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बाय बिंदु से, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। आप लोग वृत्त चैप्टर में पढ़ चुके होंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि बाहरी बिंदु से हम लोग किसी वृत्त पर सिर्फ 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इसका मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और जिसमें आपको दिया गया 2, तो 83 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 83 पे। क्वेश्चन नंबर 83 में आपसे पूछा जा रहा है, ये तो 83 नंबर था, बिल्कुल 83 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ये बिल्कुल सही है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। क्वेश्चन नंबर 84 में आपसे पूछा जा रहा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA तथा PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो POA बराबर है। POA किसके बराबर होगा, यहां पे देखो, इसको पहले समझो। पहले कह रहा है कि एक वृत्त है, यहां पे देखो कि ये आपका वृत्त हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि जिसका O केंद्र है, मतलब समझो कि ये इसका O केंद्र हो गया। अब कह रहा है कि एक बिंदु P है, हम लोग मान लेते हैं कि कोई बिंदु यहां पे P है। आगे कह रहा है कि P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA तथा PB स्पर्श रेखाएं हैं। मान लेते हैं कि ये एक स्पर्श रेखा है, इसका नाम आप रख लो PA। ये दूसरी स्पर्श रेखा है जिसका आप नाम रख लो PB, इसका नाम A था, इसका नाम B था। अब आपको पता है कि जब भी कभी केंद्र से ये स्पर्श रेखा पे ये लाइन आता है, ये इस पे क्या होता है, लंब होता है, और यहां भी इस पे क्या होता है, लंब होता है। ये 90 डिग्री यहां भी होगा और ये भी यहां पे 90 डिग्री होगा। और आपसे क्वेश्चन में क्या दिया गया, कह रहा है कि ये PA और PB स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी है। कितना डिग्री के कोण पे, ये 80 डिग्री पे झुकी हुई है। अगर ये 80 डिग्री होगा तो ये भी 40 हो जाएगा और ये भी 40 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि POA बराबर है। POA कहने का मतलब POA, देखो एक 40 हो गया और ये 90 हो गया, तो 9 और 4 13, मतलब 90 आप प्लस 40, और एक एंगल आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा पूछा जा रहा है, एंगल POA। ये रहा आपका POA अब प्लस एंगल POA। अब बताओ कि ये तीनों का सम कितना हो जाएगा। ये आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है। यहां कितना आ गया, 180 डिग्री। अब 90 और 40 को आप जोड़ोगे, ये हो जाएगा 130, अब प्लस एंगल POA, ये इक्वल किसके आ गया, ये आ गया इक्वल 180 डिग्री के। इसका मतलब अगर आप एंगल POA निकालते हो तो POA जो है ये इक्वल किसके हो जाएगा, तो 180 माइनस 130, 180 माइनस 130, और ये कितना आ गया, 50 डिग्री का आ गया। तो 50 किस ऑप्शन में दिया गया, ये आपको दिया गया ऑप्शन नंबर ए में। इसका मतलब 84 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 पे। क्वेश्चन नंबर 85 में आपसे पूछा जा रहा है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है। कार्य कि इसकी त्रिज्या का अनुपात होगा। तो जैसे ही आपको क्षेत्रफल दिया गया तो हम रूट अंडर करते हैं, तो क्या आता है, त्रिज्या आ जाता है। तो अगर 4 का रूट करेंगे तो ये तो आ जाएगा 2, और 9 का अगर रूट करेंगे ये आ जाएगा 3। अब 2:3 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो 85 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। क्वेश्चन नंबर 86 में आपसे पूछा जा रहा है कि यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त कहने का मतलब समझो कि एक वृत्त का, ये मान लेते हैं कि एक वृत्त, ये अर्धवृत्त हो गया, ये यहां पे क्या है, इसका सेंटर है। अब अर्धवृत्त का जो है वो परिमाप आपको दिया गया है।
अब परिमाप जो अर्धवृत्त का होता है ये आपको पता है, पहले यहां पे लिख लो, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है? अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर और प्लस का 2r। यही किसका परिमाप होता है? अर्धवृत्त के परिमाप का, ये 2r है, पाई आर प्लस 2r। अब देखो यहां पे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, अब कर परिमाप दे दिया गया कितना? 36 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये आपको 36 दे दिया गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसकी त्रिज्या क्या होगी। अब देखो कि त्रिज्या क्या होगी। अब आपको इतना पता है कि पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7 होता है, और इनटू आर, और ये प्लस का कितना आ गया? 2r हो गया। अब अगर इसको आप सॉल्व करोगे, ये 36 जो होगा ये किसके बराबर हो जाएगा? ये आ जाएगा 22/7 r के और प्लस 2r के। इसको क्या लिख सकते हैं? बाय 1 कर सकते हैं। अब 7 इसका हम लोग लघुत्तम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा? ये आ गया 22r, और ये कितना आ गया? ये आ गया आपको 2r, और 22r और 2r को अगर आप जोड़ोगे ये आ जाएगा 24r। ये जो है 36 किसके बराबर हो गया? तो इसको अगर हम लोग ऐड किए तो ये आ गया, यहाँ पे अगर इससे करेंगे भाग तो ये 7 आएगा, तो ये 7 दूना कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ये तो 14 हो जाएगा ना। ये 7 दूना कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे ये आ जाएगा 4 दूना 6, और ये आ गया 2 और 1 3। 36r जो है ये बराबर किसके आ गया? 7 के आ गया। इसका मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर r निकालना होगा तो r बराबर क्या होगा? ये होगा 36 गुने 7 अब बट्टा 36। अब देखो 36 से 36 क्या हो गया? कैंसिल, तो r बराबर 7 आ गया। r बराबर 7 किस में दिया गया? और r बराबर 7 आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 86 में। अगर चेक करते हैं तो 7 सेंटीमीटर दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। इसका मतलब 86 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 में। क्वेश्चन नंबर 87 में आपसे पूछा जा रहा है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 87। यहां पे कार्य कि r त्रिज्या के गोले का आयतन होगा। अब बताओ गोले का आयतन क्या होता है? त्रिज्या जिसमें r दिया गया, यहां पे गोले का आयतन, गोले का आयतन, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा कि गोले का आयतन जो होता है इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। अब ढूंढो किस ऑप्शन में है 4/3 पाई r क्यूब? ये आपको दिया गया 4/3 पाई r क्यूब ऑप्शन नंबर बी में। इसका मतलब 87 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में। क्वेश्चन नंबर 88 में आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 88 में आपसे पूछा जा रहा है कि एक घन का आयतन 125 मीटर क्यूब है तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। मतलब घन का आयतन आपको दे दिया गया और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो अब पहले ये बताओ कि घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन, घन का आयतन का अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब, जिसको हम लोग ए क्यूब कहें या इसी को हम लोग भुजा क्यूब भी कहते हैं, भुजा क्यूब। अब देखो कि घन का आयतन आपको कितना दिया गया? तो घन का आयतन आपको दिया गया 125। 125 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? ये भुजा क्यूब के बराबर हो जाएगा। भुजा क्यूब के अगर आप भुजा निकालोगे तो ये भुजा किसके इक्वल हो जाएगा? ये भुजा जो होगा ये इक्वल हो जाएगा क्यूबिक रूट 125, क्यूबिक रूट 125। अब इसका मतलब जो है ये कितना आ गया? यहां से आपको 5 आ गया। भुजा कितना आ गया? 5 आ गया। अब जैसे भुजा आपको 5 आ गया, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो अब बताओ घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा कि इसका फॉर्मूला होता है 6a²। इसको हम लोग कह सकते हैं 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। अब देखो 6 गुने और ये कितना आ गया? 5 का स्क्वायर। इसका मतलब इसको 5 गुने 5 लिख सकते हैं। और ये कितना आ गया? 6 पंचे 30 और 30 पंचे 150। 150 किस उत्तर में दिया गया? तो 150 आपको दिया गया ऑप्शन नंबर सी में। और इसका मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा 150 मीटर स्क्वायर। और
87, ये क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 88 है, तो 88 का आपको सही उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। क्वेश्चन नंबर 89 में आपसे पूछा जा रहा है, यहां आपसे पूछा जा रहा है प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याएं होते क्या है। तो 1 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 10 12 14 16 18 और 20। यहां गिनो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यही आपको पता है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या ये हो गए। अब आपसे माध्य पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, माध्य। अब आपको पता होना चाहिए जब भी कभी आप माध्य निकालते हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। कहने का मतलब ये जो होगा, ये सबको पहले आप जोड़ दो। अगर सबको आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 और 10 30 30 में 20 जोड़ दो 50 और 50 में अगर हम लोग यहाँ पे 12 और 18 को जोड़ते हैं तो ये होता है 30, तो 50 20 आ गया 70 और 70 और 10 और 10 यहाँ पे 70 20 90 और यहाँ पे 70 और 20 90 और ये आ गया 90 और 10 कितना हो गया, 100 आ गया। तो फाइनल अगर हम लोग इसको देखते हैं तो ये कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। वैसे एक बार और सम करके देख लो, 4 2 6 6 6 12 8 20 10 30 30 और 30 और 20 50 आ गया और 50 और 30 कितना हो गया, 80 80 20 100, ये टोटल आ गया 110। ये कितना आ गया, 110। अब बट्टा ये टोटल कितना है, टोटल 10 है, तो 10 से 10 को कैंसिल कर दो, ये कितना आ गया, 11 आ गया। माध्य कितना हुआ, 11। 11 किस ऑप्शन में दिया गया, ये आपको दिया गया माध्य 11 ऑप्शन नंबर बी में। इसका मतलब 89 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। क्वेश्चन नंबर 90 में आपसे पूछा जा रहा है कि किसी बारंबारता का बहुलक होता है। अब आपको पता है कि बहुलक क्या होता है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को बहुलक कहते हैं। पूछोगे सर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, तो जिसका बारंबारता सबसे ज्यादा हो उसी को मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। इसमें देखो किसका, यहां पे ऑप्शन नंबर ए में आपसे पूछा जा रहा है कम से कम बारंबारता मान, बिल्कुल गलत। दूसरा पूछा जा रहा है माध्यतम मान, ये भी गलत। तीसरा है अधिकतम बारंबारता मान, तो अधिकतम बारंबारता मान बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसका मतलब 90 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। क्वेश्चन नंबर 91 में आपसे पूछा जा रहा है कि असंभव घटना की प्रायिकता होती है। अब असंभव घटना है, जो घटना हो ही नहीं सकती, इसका मतलब उसका प्रायिकता क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब 0 किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। तो सॉरी, हाँ ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो 91 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में आपसे पूछा जा रहा है कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। 1 किस ऑप्शन में दिया गया, 1 दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। इसका मतलब 92 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। क्वेश्चन नंबर 93 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। देखो यहां पे पहला ऑप्शन में आपको दिया गया 0.8, दूसरा ऑप्शन में दिया गया 1.5। 1.5 वाला ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी भी घटना की प्रायिकता कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती और 1.5 क्या हो गया, 1 से ज्यादा हो गया। इसीलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो 1.5 कभी नहीं हो सकती। इसका मतलब 93 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। क्वेश्चन नंबर 94 में आपसे पूछा जा रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। मतलब 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आपसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। सबसे पहले आप ये देखो 94 नंबर क्वेश्चन में आपको अर्धगोला का क्या दे दिया गया, रेडियस दे दिया गया। कितना सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बताओ कि अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये कितना होता है, आपको पता होगा कि ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है।
अब देखो इस पे इसका वैल्यू पुट करो, 3 के जगह पे 3, पाई का मतलब होता है 22/7, ये कितना हो गया 22/7। 94 में ऑप्शन खाली पाई में नहीं ना दिया गया, हाँ पाई में दिया गया, तो हम पाई का वैल्यू पुट नहीं कर सकते, इसमें पाई को पाई ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना आ गया, ये आ गया 3 को 3 ही रहने दो, और ये कितना आ गया, ये आ गया 3, और ये आ गया कितना पाई, तो इसको 3 लिख लो, और ये हो गया पाई, पाई को पाई ही रहने दो। और आर स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, आर आपको 7 दिया गया, इसका मतलब 7 गुने 7। अब इसको अगर गुना करोगे 7 या 21, और 21 को 7 से अगर गुना करेंगे 7 कम 7, 7 दूना 14, ये आ जाएगा 147, और क्या हो गया पाई हो गया। यूनिट क्या होगा, तो कभी अगर हम लोग अर्धगोले का अगर किसी का क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसका स्क्वायर यूनिट होता है, स्क्वायर यूनिट में हम लोग लिख सकते हैं 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। किस ऑप्शन में है, ये आपको 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, इसका मतलब 94 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला हुआ क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में आपसे पूछा जा रहा है कि दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म है। अब आपको पता है कि जब प्रतिच्छेदी होता है तो वहां पे क्या होता है, एक और केवल एक हल होता है, एक और एक केवल एक हल किस ऑप्शन में दिया गया, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, इसका मतलब 95 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। क्वेश्चन नंबर 96 में आपसे पूछा जा रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। अब देखो जैसे ही द्विघात है तो द्विघात है तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका मतलब इसका सही उत्तर किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, इसका मतलब 96 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। क्वेश्चन नंबर 97 में आपसे पूछा जा रहा है यदि अल्फा बीटा बहुपद x² प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक है तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा इक्वल्स टू क्या होगा। पहले तो आप बहुपद देखो क्या दिया गया, यहां पे समझो। 97 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ये आपको दिया गया है x² प्लस का 2x और प्लस का 1, ये दिया गया। अब अल्फा और बीटा इसके क्या है, शून्यक है। अब देखो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा ये कितना होगा। अब आप चाहो तो इसको शॉर्ट में भी बना सकते हो और लॉन्ग में भी बना सकते हो, दोनों प्रोसेस से बना सकते हो। यहां देखो आपको ए कितना है, ए 1 है, बी कितना है, बी 2 है, सी कितना है, सी 1 है। पहले तो आपको डी निकालना है, डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब 4 गुने 1 गुने 1, इसका मतलब हम लिख सकते हैं 4 माइनस 4, ये कितना आ गया, ये आ गया आपको 0। डी कितना आ गया, 0। अब जैसे ही डी आ गया 0 तो उस कंडीशन में अल्फा और बीटा दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अल्फा का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है, माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a। ओके, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस बी कहने का मतलब -2 प्लस रूट अंडर 0, ये आ जाएगा रूट डी, ये 0 आ जाएगा। 2a का मतलब कितना हो गया 2, तो इसका मतलब ये कितना आ गया -2 और बाई 2, -2/2 का मतलब कितना आ गया -1। और ऐसे ही अगर आप बीटा निकालोगे, बीटा भी तो वही आएगा -1 ही, क्योंकि यहाँ पे डी कितना हो गया 0 हो गया। और जब डी 0 के बराबर हो जाता है तो अल्फा और बीटा दोनों इक्वल हो जाता है। तो कहने का मतलब ऐसे एक बार देख ही लो, इसका भी फॉर्मूला होता है -b माइनस रूट डी बाई 2a होता है, ये तो आपको पहले से पता होगा। इसका मतलब इसको -2 और माइनस का 0 अब बाई 2, तो भी इसको कितना कहेंगे -2/2, और ये कितना आ गया, ये आ गया 1 के बराबर। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 1 बाय अल्फा, 1 बाय अल्फा का मतलब हो गया 1/1, 1 बाय बीटा मतलब 1/1, इसको लिख सकते हैं 1 + 1, और 1 + 1 किसके इक्वल हो गया, 2 के इक्वल हो गया। 2 किस ऑप्शन में दिया गया, तो 97 में 2 दिया गया ऑप्शन नंबर ए में। तो 97 का यहां पे 97 में आपको किस में दिया गया, तो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। हाँ ये चीज देखो, यहां पे -1 था और यहां पे भी कितना आएगा, -1 ही आएगा, और इसका मतलब ये आ गया आपको -1, यहां पे माइनस है, हमने क्या लिख दिया, प्लस में लिख दिया,
इसका मतलब इसको माइनस करो, क्योंकि हम लोगों का यहाँ देखो वैल्यू कितना आया है, अल्फा भी आया है -1 और बीटा भी आया है -1। इसको क्या लिख सकते हैं, -1 और प्लस का -1 और इस दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे ये कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। इसको -2 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। इसका मतलब 97 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहां पे एक लाइन पहले समझ लो, जैसे 1/अल्फा है तो अगर 1/अल्फा करेंगे तो 1/अल्फा का वैल्यू कितना है, -1, तो ये कितना हो जाएगा 1/-1 और 1/1 का मतलब कितना होगा, -1। ऐसे ही बीटा भी -1 है तो 1/-1 इसका भी मतलब कितना हो गया, -1। हम डायरेक्ट यहाँ पे -1 और -1 ही लिख दिए। ये कितना आ गया, -2 आ गया सही उत्तर। और -2 आपको दिया गया ऑप्शन नंबर बी में, 97 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। क्वेश्चन नंबर 98 में आपसे पूछा जा रहा है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का मौशा होगा। कार्य की कोई भी दो क्रमिक सम संख्याएं, हम मान लेते हैं कि एक संख्या 2 है और इसका क्रमिक दूसरा 4 है। अगर इसका मौशा निकालेंगे तो मौशा कितना हो जाएगा, तो मौसा जो होता है इसका मौसा कितना हो जाएगा, इसका मौसा हो जाएगा 2। मौसा कितना हो जाएगा, 2। पूछोगे सर कैसे, इसका अगर लिखेंगे इसको लिख सकते हैं 2 गुने 1, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 2 गुने 2। अब मौसा किसको लेते हैं, जो दोनों में कॉमन हो उसको मौसा लेते हैं। कॉमन दोनों में क्या है, 2 है, इसीलिए इसका मौसा 2 हो गया। अब इसके बदले कोई और भी नंबर ले सकते हो, लेकिन हर कंडीशन में आपको मौसा कितना आएगा, 2 ही आएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। क्वेश्चन नंबर 99 में आपसे पूछा जा रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। हमने आपको बताया था कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, आप जितना चाहो उतना लिख सकते हो। इसका मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। क्वेश्चन नंबर 100 में आपसे पूछा जा रहा है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 100, कार्य के निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं पूछा जा रहा है आपसे, इसका मतलब 100 नंबर पे आ जाओ। ऑप्शन नंबर 1 को देखो, ऑप्शन नंबर 1 में आपसे पूछा जा रहा है √7। √7 क्या है, अपरिमेय है। √7 क्या है, ये जो है ये √7 जो है ये क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय। अब दूसरा ऑप्शन पे चलो। दूसरा ऑप्शन में आपसे पूछा गया √2/√5। √2/√5 भी, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी अपरिमेय हो जाएगा, ये भी आ गया अपरिमेय। अब तीसरे ऑप्शन पे चलो। तीसरा ऑप्शन में आपसे पूछा गया कि √3/√7। √3/√7 के अगर बारे में अगर बात करते हैं तो ये भी क्या आ जाएगा, इसको भी कुछ भी करे, चाहे हर का परिमेयकरण ही क्यों ना करे, ये भी रूट से बाहर नहीं आने वाला है। इसका मतलब ये भी क्या आ गया, अपरिमेय आ गया। और चौथा ऑप्शन में आपसे पूछा जा रहा है √75/√48। क्या पूछा जा रहा है, √75/√48। √48। अब बताओ √75 को आप क्या लिख सकते हो, हम लोग इसको देखते हैं कि ये भी रूट में ही आता है कि इसको हम लोग रूट से बाहर लिख सकते हैं। यहां पे देखो कि √75 को अगर 5 से करते हैं तो ये 15×5 = 75, 5 से करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, 5×5 = 75 होता है, मतलब 5 × 5 × 3 लिख सकते हैं। दूसरा आपको 48 है, अगर हम इसको 2 से भाग करेंगे तो 24 आ जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो 12 आ जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 से भाग करेंगे 3 आ जाएगा और लास्ट में 3 लिख दो। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 या 48, ये इतना आ गया। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसमें आपको पता है स्क्वायर रूट जब होता है तो उसमें से 2 में से एक को बाहर कर सकते हैं पेयर से। यहाँ पे देखो 5-5 का एक जोड़ा बन रहा है, एक 5 बाहर कर लो, इसके रूट में बच गया रूट का 3। यहाँ पे देखो एक जोड़ा यहाँ 2 का बना और एक जोड़ा यहाँ 2 का बना, मतलब दो जोड़ा जो है वो 2 का बना। इसका मतलब इसको कितना लिख सकते हैं, 4√3। अब देखो √3 से √3 कैंसिल हो गया, फाइनली ये नंबर देखो रूट से बाहर आ गया, कितना आ गया, 5/4। और 5/4 क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। इसका मतलब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था, क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो अपरिमेय संख्या नहीं होगा। तो विकल्प नंबर 4 जो है, मतलब ऑप्शन नंबर डी अपरिमेय संख्या नहीं होगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके साथ ही आपके सेट 2 का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया।